आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग अब मुखर होकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और उनके ससुर मौलाना कल्बे जवाद पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बेईमान है और इन्होंने कौम की करोड़ों की संपत्तियों को जो वक्फ की है उनको नुकसान पहुंचाया है। आज से वक्फ बोर्ड में पेन डाउन स्ट्राइक भी कर्मचारियों की शुरू हो गई है। पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी से। जमीर नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन स्ट्राइक शुरू की है वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने? क्योंकि उन्हें तो स्ट्राइक बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी। अब वो टाइम उन्होंने क्यों चुना है जब इलीगल मीटिंग हुई है, उसके बाद सीओ उस पर साइन नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, जब साइन करने का मसला तब आता है कि जब सीओ साहब के सामने सारे ऑर्डर प्रस्तुत किए जा सके। मगर मुझे जहां तक जो मुझे जानकारी मिली है वो ये मिली है कि अली जैदी ने सारे डॉक्यूमेंट्स मीटिंग का और जितने ऑर्डर्स हैं यानी बिना दस्तखत के उन्होंने अपनी अलमारी में बंद कर रखा है। तो जब आपने सीईओ को दिया ही नहीं तो साइन कहां से होगा भाई? अगर साइन उस वक्त होता जब सीईओ के सामने पेश होता, सीईओ उसका परीक्षण करते या परीक्षण कराते, उसके बाद साइन करते, तो साइन की नौबत तब आएगी ना कि जब आप पेश करें। यहाँ तो मुझे खबर मिल रही है कि भाई अली जायदी ने जितनी मीटिंग हुई थी सारे पेपर्स उठा करके अपने अलमारी में यानी ताले बंद करके रख लिए। ये तो मुझे मिल रही है मीटिंग की जानकारी। खबर ये है कि सीओ से जिक्र किया गया, सीओ ने इस पर कहा जो वक्फ बोर्ड के लोगों की ही बताई हुई बातें उसको बता रहा हूं कि सीओ ने कहा कि भाई आपने मीटिंग कैसे कर ली। तो उस पर ही इन लोगों में है और शायद वो ऐसी भी बातें सुनने में आई है कि सीओ नाराज है और वो इस मीटिंग के खिलाफ शासन को भी कुछ लिखने वाले हैं या लिख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि मीटिंग हुए तकरीबन 1 हफ्ते होने वाले हैं और वो सीओ ने उस पर साइन नहीं किए, किसी को सनद नहीं दी गई है और बताया ये जा रहा है कि किसी को सनद दी भी नहीं जाएगी। तो ऐसे में अलमारी में बंद नहीं करेंगे चेयरमैन अली जैदी तो उसको क्या फेंक देंगे? उनको तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा। देखिए, मसला ये है कि चाहे मौलाना कल्बे जवाद हो चाहे अली जैदी हो, ये लोग अपने आप को खुद मुख्तार हुकूमत की तरह चला रहे हैं। यानी जो ऑर्डर्स हैं, जो वक्फ बोर्ड है वो खुद मुख्तार हो चुका है। यानी इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। ये पूरे तरीके से आजाद होकर के सारे काम कर रहे हैं। फिर इनको इस बात का भी इंतजार है कि ये सोच रहे हैं कि शायद सीईओ को हटा दिया जाए, जो ये इनडायरेक्टली प्रयास कर रहे हैं हटवाने का। कोर्ट में ऑलरेडी एक रिट है और सीनियर जज AR मसूदी देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको इस बात का इंतजार है कि अगर दुपल में ही सही सीओ के खिलाफ कोई ऑर्डर हो जाता है, उनको यहां से हटा दिया जाता है, तो शायद नया जो सीईओ आए उसमें इनकी दाल गल जाए। लेकिन मसला ये है कि चाहे यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, पहले इन लोगों ने ये चाहा कि सीईओ को अदब में लेकर के, दबाव में लेकर के काम अपने मकसद के करा लें। जब सीईओ ने फाइलें देखी, उन फाइलों में घोटाले देखे, भ्रष्टाचार देखा, करप्शन देखा, हर तरीके से अनियमितताएं पाई, तो उन्होंने
भाई कहा कि नहीं, जब तक कि हमारे पास जो भी लाना है विद फाइल लाओ। भाई ये लेटर ले जाते हैं, उसके साथ फाइल नहीं ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास शासन में भी अगर कोई भी फाइल यानी लेटर साइन करने को आता है, कोई भी ऑर्डर की चीजें आती है, तो उसके साथ पूरी पत्रावली प्रस्तुत की जाती है। पत्रावली का जब हम मुआयना कर लेते हैं तब हम दस्तखत करते हैं। यहाँ ये सब कोर्ट के कर्मचारी और अध्यक्ष ये चाहते हैं कि भाई लेटर पर साइन कर दिया। अरे भाई लेटर पर किस बात के लेटर पर साइन किया जाए? आप लेटर का हमें वो दिखाइए, यानी पत्रावली प्रस्तुत कीजिए। तो 20 मरतबा पत्रावली प्रस्तुत करने के बावजूद पत्रावली नहीं दी जा रही है। अब आप ये बताएं कि कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हटाएगा तभी जब उसके खिलाफ जवाब होंगे, करप्शन का आरोप होगा। सिर्फ इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं आप, वो कह रहा है कि भाई हम साइन करने को तैयार हैं, मगर आप लीगल तरीके से आप पेश करें ना, इलीगल चीजों पर कैसे साइन कर दे? तो ऐसा है कि कोर्ट भी ये जरूर है कि भाई अब वो दौर खत्म हो गया, जो सीजीआई चंचूर साहब थे वो एक मूर्ति बदल गए हैं। अब कोर्ट के यानी मूर्ति में यानी कानून के आंख पर पट्टी नहीं लगी है, अब आंख खोल के कानून देख रहा है। तो लिहाजा इतने आसानी से सीईओ को हटाए जाने का कोई ऑर्डर नहीं पास होगा। जमीर साहब, ये जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए हैं, उनको कोई रिलीफ मिलेगा? जबकि सारी गलतियां, सारी जो है जो लापरवाहियां वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बरती हैं। अगर 7% जो वक्फ बोर्ड का हक बनता है उसे सही तरीके से वसूला जाता, यानी अंडर टेबल पैसे न लिए जाते, दलालों के मार्फत पैसे न लिए जाते, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ी रकम वक्फ बोर्ड के फंड में आती है और उससे तनख्वाह वगैरह जो भी है खर्चे पूरे होते। देखिए चक्कर ये है कि खलीफे सोयूम ने जो अपने दामाद को मारवान को गद्दी नशीन कराया है, तो मारवान या आप समझ लीजिए कि जंगे सिफीन से लेकर और सारे वाकयात देख लीजिए कि उससे ज्यादा इस्लाम में मक्कार आदमी कोई गुजरा नहीं है। तो ये जो सारी मक्कारियां हैं कि भाई यानी चोर से कहो चोरी करो, साथ से कहो जागते रहो, तो ये सिर्फ यानी बोर्ड के कर्मचारियों को स्ट्राइक पर भेजना, ये भी अली जैदी की एक पॉलिसी है कि भाई अगर कोई मुतवल्ली इनसे कहेगा कि सनद, तो कहेंगे स्ट्राइक हो गई यार, और वो 500 गालियां देंगे। देखिए एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, जाहिर सी बात घोड़ा घास से आशनाई करेगा, खाएगा क्या? अब अली जैदी तो सब कुछ चाहते हैं कि ससुर दामाद मिलके खा जाए, कर्मचारियों को कोई हिस्सा भी ना दें, अंशदान भी ना दें। तो अब मसला ये है कि आप जब अंडर टेबल ले लेंगे चीजें, तो अंशदान कहां से जमा होगा? जब वक्फ प्रॉपर्टीज के यानी आमदनी में से 7% बोर्ड में जमा होगा, तो उसी आमदनी का जो 7% होता है उसी से तो तनख्वाह दी जाएगी। अंशदान लीगल तरीके से जमा नहीं होगा तो तनख्वाहें कैसे मिलेगी? भाई अंडर टेबल सारी रिश्वतें ले ली जाएंगी, अंडर टेबल सौदे हो जाएंगे, तो भाई ओवर टेबल क्या होगा सिवाय हड़ताल? और ये लोग भाई देखे वसीम जो भी करता था, तो वसीम के पीरियड में क्यों नहीं हड़ताल हुई? सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वसीम कर्मचारियों को भी संतुष्ट रखता था। भाई अगर रुपए में 10 पैसा उसको प्राप्त हुआ तो वो 4-5 पैसा तो कर्मचारियों में खर्च कर देता था और 4-5 में अपने काम चलाता था। ये सब तो पूरी हानि डकार जाना चाह रहे हैं। जमीर साहब ये बताइए कि अभी किसी को सनद नहीं दी गई, सिर्फ 2-3 मामले जो है मौलाना कल्बे जवाद को इतनी बेचैनी थी, उनके पेट में उबल रहा था कि उन्होंने बता दिया कि दरगाह का फाइनल कर दिया गया है। और इफ्तिखार भाई, पता नहीं आपको, उनको लखनऊ में रहते हैं, उनको किन किन नामों से, किन अलकाब से जाना जाता है वो आप बेहतर बता सकेंगे। इफ्तिखार को जो है ज्वाइंट मुतवल्ली बना दिया गया है और मीसम को भी बना दिया गया है। ये कहने की क्या जरूरत थी? आप क्यों, अगर 65 मामले लगे हैं या 70 मामले लगे हैं तो आप प्रवक्ता बन रहे हैं, तो सारे मामले आपको कल्बे जवाद साहब को बताना चाहिए था। वो 2 मामले क्यों बता रहे हैं?
उस दो मामले को बताने से क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे उन्होंने ठेका ले रखा हो, उन लोगों से पैसे लिए हों और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इसलिए उन्होंने फौरन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वैसे ऐलान किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि कलबेजवाद खुले तरीके से दहरिया वाला काम कर रहे हैं। यानी हजरत अब्बास अलमदार की बाबुल हवाइज की दरगाह वो नापाक बदकिरदारों के हवाले जब सौंप दी जाएगी तो जाहिर है उसका तकद्दुस पामाल होगा। तो सबसे बड़े ये मुर्तकिब हैं तकद्दुस पामाल करने के लिए। क्या करबला बदकिरदारों का अड्डा होना चाहिए माजल्ला? यानी उसमें बदकिरदार लोग वहां के मुतवल्ली होना चाहिए। मैं सवाल ये पूछता हूँ, भाई जबान खल्क को नकारे खुदा समझो, पूरा एरिया, पूरा महल्ला, पूरा, अब ये तो दरगाह वालों की कमी है, ये तो वहां के जायरीन की कमी है कि जूते लाख, अगर जायरीन हकीकी मानों में, अगर जायरीन सही मानों में मुहब्बे हुसैन है, मुहब्बे हजरत अब्बास अलमदार हैं, तो ऐसे बदकिरदारों को तो जूते लेके दौड़ाना चाहिए है? जिनको मौलाना बैठाल दे। मौलाना तो अपने नफ्स की पूर्ति के लिए यानी ऐसे से लोगों को पाले हुए हैं। जमीर साहब, बड़ा अच्छा फोटो वायरल हो रहा है तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, जिनका मामला कोर्ट में लंबित है। उन्हें कहते हैं कि ये देह व्यापार में मुलविस है, यानी सप्लायर है, और कहते हैं कि ये चरस, भांग, गांजा, नशीली पदार्थों का व्यापार करता है। लेकिन जब बंबई में एक मजलिस में जाते हैं तो उसी फैजी के बगल में बैठते हैं। इससे आपको क्या अंदाजा लगता है? क्या ये किरदार का यानी दूसरा किरदार नहीं दिख रहा है कि करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है? ऐसा उस फोटो को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ही करीब हैं। पता नहीं वो सप्लाई करते हैं इस वजह से करीब है या किस वजह से करीब है, क्योंकि इन्होंने तो अलल ऐलान वीडियो बना के बोला है उसमें। आपने उस फोटो में शायद एक बात और गौर नहीं की कि एक साहिब मोहम्मद आलिमुद्दीन पीछे हाथ बांधे खड़ा हुआ है। तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए कि एक मोहम्मद आलिमुद्दीन और जिस आदमी को बदकिरदार आप कह रहे हैं, जिस आदमी को आप सप्लायर कह रहे हैं, जिस आदमी को चरस भांग का इल्जाम लगा रहे हैं, उसको आप बगल में बगलगीर किए हुए हैं। ये कौन सा किरदार है आपका? अरे कम से कम किरदार इस्लाम में है, किरदार साजी का मेयार है। इस्लाम बदकिरदारों के लिए नहीं बना है। आप आलिमी दीन हैं, आप दीन का दर्श दें, ना कि आप जिसको आप बुरा कहें उसी के बगल में आप खाना खाएं। तो इससे पहले भी इन्होंने किया, जिया को जो है बलात्कारी बताया और उसको अपने साथ बैठाला, आज भी बैठ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं, कितने वक्फ बोर्ड में इन्होंने जो घुसाए, सबके सब जो है अपराधी घुसाए। तो इनकी जो है चालें लोग वाकिफ हो चुके हैं। और एक सवाल बहुत ही अहम कि मौलाना आगा रूही के बेटे मौलाना अब्बास नासिर ने तो इस तरह से मौलाना कल्बे जवाद से खिताब किया है जैसे किसी बच्चे और किसी बिगड़े हुए बदतमीज बच्चे को जो है लताड़ा जाए। उन्होंने जिस हिसाब से बातें की है, आरोप लगाए हैं, उसके आगे कहीं टिकते नहीं। उस पर आप ठीक से टिप्पणी करें। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे वो भी तस्वीर याद है जब मौलाना आगा रूही साहब बैठे हुए थे और बगलगीर किए हुए थे अली जैदी को। गोया वो सोच रहे थे कि इसको हम दूध पिला रहे हैं, ये मुझे नहीं डसेगा। मगर जब आगा रूही के गर्दन पर पैर रख दिया तब उनका दम घुटा है, तो घबरा के ये बाहर आए। वरना ये भी करप्शन में ये भी इन्वॉल्व हैं। और इनका करप्शन ये है कि बैंक अग्रवाल राजा जी पूरब का है, जिसको वक्फ नासिरिया लाइब्रेरी को 20 लाख रुपए में आधी का सौदा कर दिया था इन्होंने। और जब वो कब्जा लेने आया तो इन्होंने अंजुमन बुला करके वहां मातम शुरू करा दिया, जोड़ा उठवाना शुरू कर दिया। तो देखिए, एक बात बता दे रहा हूँ, इस यानी करप्शन में कोई मौलवी पाक साफ नहीं है, क्योंकि उनका लुटिया छीनी जा रही है,
उनके जमीन से कालीन छीनी जा रही है, इसलिए वो चीख रहे हैं कि उनके बाद तो कुछ बचेगा ना। नासिरिया लाइब्रेरी तो आधी बेच चुके हैं, पता नहीं किस वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऑर्डर करा लाए, कब्जा ले लेगा। नहीं, हम दूसरी चीज कह रहे हैं कि अब्बास नासिर ने जो सबूत पेश करके मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद अली जैदी को नंगा किया है, और इसके अलावा ये भी सवाल उठाया है कि ये यही लोग हैं, यही कल्बे जवाद हैं जो वसीम त्यागी के जमाने में छतों तक पे मातम करवाते थे, और इनका रवैया बदल गया दामाद को देखते हुए। अगर इनका दामाद बैठा हुआ है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कौम की वक्फ की जायदाद को बेच रहा है, तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये कौन सा मौलाना है कि कौन सा आलिम दीन है? ये किस आलिम दीन की अदालत? देखिए, मसला ये है कि छतों पर मातम कराते थे तो भी पब्लिक के सीने पर मातम के हाथ पड़ते थे। पब्लिक, देखिए, हमारी कौम बहुत ही जज्बाती है और काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर निकल आती है। मगर मसला ये हो रहा है कि अब जो मसला है, अब तो पब्लिक मातम करने जा रही है सीने पर। अब तो पब्लिक मुंह पर भी मातम करेगी क्योंकि उसका असासा छीनेगा। जो आलमनगर में जिस सूरत से यानी सीलिंग की जमीन वक्फ के नाम पर प्रचारित करके जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 30 जनवरी 2015 से जिसके ऊपर स्टे लगाए थे कोर्ट के स्टे के बावजूद इन्होंने किराया एग्रीमेंट कर लिया, यानी 7 दिसंबर 2023 में, और 4 मार्च 2024 में उसका स्टे खारिज हो रहा है। तो आप बताइए कि सारे काम तो इन्होंने कोर्ट का वायलेशन किया। इन्होंने FIR 2 FIR नंबर 100/2022 और 2023 100/2023 और FIR नंबर 28/2024। आपने 2 FIR होने के बावजूद आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। तो भाई, मौलाना तो कानून को कुछ समझते ही नहीं है, नाली जदी समझ रहा कानून को। लेकिन ऐसे में सीओ जो ईमानदार छवि के बताए जा रहे हैं, और शायद उन्होंने परिचय भी दिया है, अगर वो इन सनदों पे साइन कर देते तो लोगों की तरफ से आवाज उठती। लेकिन उन्होंने जो रवैया अपनाया है उसके बाद से उन पर कोई सवालिया निशान नहीं उठा सका है। तो सीओ ने तो इन लोगों को बांध के रख दिया है और इनको बता दिया है कि गैर कानूनी काम क्या है और ईमानदारी क्या है और वैध काम क्या है। देखिए, सीईओ से कहा गया साफ तरीके से कि तुम परेशान हो। देखिए, शासन, प्रशासन, मिनिस्टर सब ये कह रहे हैं कि तुम परेशान ना होना, तुम काम करो, बेईमानों के आगे झुकना नहीं है। तो जिसके साथ भाई आप ये बताइए, आप करप्शन के चार्जेस तो उसके खिलाफ ले जाइए, उसको तो 4 दिन हुआ आए हुए, आप करप्शन उसके ऊपर साबित नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन ये हो रहा है कि आप साइन नहीं होगा। अगर उसने फाइलें कोर्ट में मंगवा दी, सारी फाइलें, तो ये सब तो जितने यानी भ्रष्टाचारी कोर्ट वाले तो जेल चले जाएंगे कि आप लाल पेन से धारा 37 के ऊपर आप कलम चला रहे हैं, यानी एक वक्त को काट रहे हैं। तो जब काट रहे हैं तो पत्रावली पर उसकी कटिंग का भी ऑर्डर होना चाहिए, जिसने काटा है उसका रजिस्टर पर भी साइन होना चाहिए। आप कहीं कोई साइन नहीं दिखा रहे हैं, पत्रावली प्रस्तुत नहीं कर रहे। यानी खाले जी का घर है कि जिसको जी जहाँ काटा हो वहां पर दूसरे का नाम लिख दिया, अपने मन मर्जी से वक्फनामा लिख दिया आपने। जमीर साहब, इस पर तो पूरी जांच करवानी चाहिए सीईओ अजीज अहमद साहब को। इसके अलावा अब आखिरी सवाल ये आपसे है कि क्या जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने स्ट्राइक की है, इसका सीईओ पे क्या असर पड़ेगा और सरकार पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो नुकसान जो होना है वो वक्फ को नुकसान होना है। नहीं, देखिए, एक बात बताओ, इनका तो पेट भर गया जो वक्फ के लुटेरे बैठे हैं। सरकार की मंशा पूरी हो गई कि वक्फ में कोई काम ही नहीं होगा जब तक ये बिल अमेंडमेंट ना हो जाए। वक्फ 1995 सेक्शन यानी 1995 अमेंडमेंट ना हो जाए। सरकार तो भाई अपना काम, जेपीसी अपना काम कर रही है।
ये तो जेपीसी के फेवर में काम कर रहे हैं। जमीर ये तो साहब, सरकार के 18 तारीख से 18 नवंबर से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। अब वो क्या होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन अभी जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने स्ट्राइक की है, उनकी मांगे तो सही हैं, उनको तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। 35 महीने की तनख्वाह बाकी है, और इसके लिए निकम्मापन अली जैदी का उजागर हो रहा है कि अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह दिलवाने का की सही व्यवस्था की होती तो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी नाराज क्यों होते। लेकिन इन्होंने 2.5 साल या 3 साल होने को आ रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पे मिल सके इसका भी कोई इंतजाम नहीं कर सके। तो ये तो पूरी तरह से निकम्मे साबित हुए हैं वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए। ऐसे में सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। क्या आपका मानना है? लेकिन मसला ये कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने इनसे जवाब तलब किए हैं, सरकार इन पर जांच सेटअप किए हुए है, सारी इंक्वायरीज उसके पास पहुंच रही हैं। ये आज नहीं कल नहीं परसों ये बोर्ड जाएगा, बोर्ड खत्म होगा, ये आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहरहाल यही वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की हलचल, कर्मचारियों का पेन डाउन करना, ये बताता है कि कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को हटाए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में 1 साल बाद जो बैठक की है उसे गैर कानूनी बताया जा रहा है, और उसे लेकर सीओ अजीज अहमद भी नाराज बताए जा रहे हैं। आगे क्या होगा उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। अगली बार फिर नई बातचीत के साथ हम शामिल होंगे। खुदा हाफिज। Please subscribe, like, share and comment this channel. Live Express channel. Safudar Rizvi journalist. 9711394222.